नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। एनसीईआरटी चल रही है और एनसीईआरटी में हम 4 टॉपिक कर चुके हैं। क्या, कब, कहाँ, कैसे। उसके बाद में आरंभिक मानव की खोज में तथा भोजन संग्रह से उत्पादन तक, ये एक ही लेक्चर में हो रखा है, लेक्चर नंबर 2 में। ये लेक्चर नंबर 1 में कर लिया था। उसके बाद में आरंभिक नगर, ये भी हम कर चुके हैं। इसके लिए हमने 2 लेक्चर लिए, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4। उसके बाद में आज हमारा टॉपिक है 5वां टॉपिक, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि इस टॉपिक में क्या होगा, कि किताबें और कब्रें हमें क्या बताती है। मतलब क्या हुआ कि इन किताबों के ज़रिए और कब्र के ज़रिए हमें क्या पता चलता है, यह किताबें और कब्रें हमें क्या क्या जानकारी देती है। इस पूरी टॉपिक के अंदर इन्हीं चीज़ों का समावेशन किया गया है कि किताबें और कब्रें क्या बताती है। तो इस टॉपिक के अंदर जहाँ तक किताबों की बात है, तो किताबों में इन्होंने लिया है ऋग्वेद को। किसको लिया है? ऋग्वेद को लिया है। और जहाँ तक कब्र की बात है, तो इन्होंने इस कब्र के अंदर महापाषाणिक कब्र जो है, मेगालिथिक जो है, उनको लिया है। महापाषाणिक कब्रों को लिया है इसके अंदर, मेगालिथिक। और इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ जो और ली है, एक जगह और स्थान लिया है, वो लिया है हमारे इनाम गांव को। तो पूरा लेक्चर इन 3 चीज़ों के इर्द गिर्द है। पूरा का पूरा लेक्चर इस किताब के, इस समाधि के अर्थात कब्र के, और इस एक ताम्रपाषाणकालीन स्थल के इर्द गिर्द केंद्रित है। इस पूरे लेक्चर में 3 चीज़ें मुख्य रूप से हैं और पूर्ण भूमिका में हैं। तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। ऋग्वेद के बारे में समझेंगे, महापाषाण है, इनाम गांव समझेंगे। इस टॉपिक के अंदर ये 3 चीज़ें तो शामिल करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ में हम इससे इतर भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको देंगे, ताकि आपका ज्ञान वर्धन हो सके, आपको फ़ायदा मिल सके। एनसीईआरटी की बातें तो आएगी, साथ में हम कुछ अतिरिक्त चीज़ें और दिलचस्प चीज़ें और लाएंगे। कई कहानियाँ जुड़ेगी, ऋग्वेद के बारे में भी जुड़ेगी, यहाँ भी जुड़ेगी। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है आज का। बड़ा मस्त सेशन होने वाला है ये। बड़े ध्यान से, ध्यानपूर्वक सुनना अच्छे से और इसको समझने का प्रयास करना, तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। हम भुना रहे हैं इन चीज़ों को, जी रहे हैं। मैंने कभी रटना नहीं सीखा, मैंने कभी शॉर्टकट नहीं सीखे, औपचारिकताएं नहीं सीखी। मेरी पढ़ने की हमेशा से शैली रही है कि मैं गहराई तक जाके चीज़ को बिल्कुल अंदर से निकालता हूँ, ताकि कभी भी प्रश्न गलत होने की संभावना ही नहीं रहती। मैं टेम्परेरी नहीं पढ़ता कि एक बार पढ़ के इसको फिनिश करो, ऐसा नहीं करता। मैं हमेशा उसको इस हिसाब से पढ़ता हूँ कि ताउम्र मेरे काम आती रहे, हर जगह मेरे काम आती रहे। आपको भी मैं यही कहूँगा कि आप भी ऐसे ही पढ़ो। एक तरीका बता रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स कंटिन्यू कह रहे थे, सर क्लासेस बंद तो नहीं होगी, डिलीट तो नहीं होगी। देखो, मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ। मैंने जो प्रॉमिस किया है वो, उस पर मैं कभी पीछे हटता नहीं हूँ, पहली चीज़। तो मतलब ये है कि ये डेफिनेटली पूरी होगी। दूसरी बात, डिलीट वगैरह अगर करनी होती तो फिर अपलोड क्यों करते। तो आप निश्चिंत रहिए, आपका डर जायज़ है, क्योंकि आपने यही देखा है यूट्यूब पे। मेरी क्लासें आती रहेगी, और एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद आएगी। मतलब आज आएगी क्लास तो परसों वापस आएगी, अल्टरनेटिव डे आएगी। अल्टरनेटिव डे का कारण ये कि मुझे समय इतना ही मिलता है। सरकारी कर्मचारी हूँ तो डेफिनेटली समय नहीं मिलता, काम भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो एक दिन छोड़ के एक दिन मेरी क्लास आप तक मिलती रहेगी, तो आप इस भय में ना रहें। इसके अलावा जहाँ तक रिस्पॉन्स की बात है, आप भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो आप सभी स्टूडेंट। लेकिन जो मैं चाह रहा था वो रिस्पॉन्स नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहता था कि हर एक वीडियोस बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास पहुँचे। इतना नहीं पहुँच रहा जितना मैं चाह रहा था। लेकिन मैं ये शिकायत नहीं कर रहा हूँ आपसे कि क्यों नहीं रिस्पॉन्स है। मैं 6ठी क्लास पूरी करवाऊँगा, एक बार रिस्पॉन्स सारा चेक करूँगा, देखूँगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एक ग्रेसम हुए थे ब्रिटेन के अंदर, वित्त मंत्री थे रानी के, एक्सचेकर, मिनिस्टर ऑफ एक्सचेकर बोलते हैं ब्रिटेन के अंदर। ग्रेसम ने एक रूल्स दिया था, एक सिद्धांत दिया था। ग्रेसम की बात मैं कभी अगले वीडियोस में करूँगा, कि अच्छी मुद्राएं, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। क्यों? क्योंकि लोग क्या करते हैं, अच्छी चीज़ों को दबा देते हैं, बुरी चीज़ों को सर्कुलेट करते हैं। अपन भी मार्केट में जब जाते हैं तो अपने पास एक फटा नोट होता है, एक अपने पास बढ़िया नोट होता है।
तो जनरली हम प्रयास हमारा ये रहता है, दुकानदार को हम फटे वाला नोट पकड़ाते हैं और अच्छा नोट अपनी जेब के अंदर ही रखते हैं ताकि अच्छा नोट बाहर ना जाए, और बुरा नोट जो है, जो फटा कटा नोट है, वो अपन दे देते हैं उसको। तो कहते हैं कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। तो बुरी मुद्रा तो चलती रहती है, अच्छी मुद्रा लोगों की जेब में दब जाती है, वो बाहर आ नहीं पाती है। इसको अपन वास्तविक जीवन में भी लागू कर सकते हैं। मैंने देखा जब अच्छी चीज़ आती है, कंटेंट अच्छा आता है कि ये ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, तो जनरली स्टूडेंट क्या करता है कि मानवीय प्रवृत्ति है ना कि वो उसको आगे फैलाएगा नहीं, वो अपने तक ही रखेगा ताकि और किसी को पता ना चले इतना अच्छा कंटेंट है तो मेरे अलावा कोई और क्यों जाने। तो ये एक मानसिकता रहती है। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं शेयरिंग कम होती है, या फिर यूँ कहिए कि वीडियो आगे बढ़ता नहीं है, किसी को हम बताना नहीं चाहते। मतलब ये होता है। इससे क्या होता है कि कई बार अच्छी चीज़ें दब जाती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि आप कितना भी दबाओगे चीज़ तो कभी न कभी तो बाहर आनी है, आज नहीं तो कल आएगी, कभी न कभी तो आएगी। इसलिए ऐसा ना हो कि आप इस बुरे को आगे करने के चक्कर में इस अच्छे को दबा दो, तो अच्छा कहीं हतोत्साहित होकर और इस एनसीईआरटी को बंद ना कर दें। ऐसा ना करें। तो आप कम से कम इस चीज़ को समझना मेरे भावों को। मैं एनसीईआरटी पढ़ाता रहूँगा, आप डरने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैं समय को ख़राब ना करते हुए सीधा पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है। तो इस पूरे टॉपिक के अंदर, इस चौथे टॉपिक के अंदर, जो चौथा क्या 5वें टॉपिक के अंदर 9 हेडिंग है टोटल यहाँ पे, ठीक है। पहली हेडिंग है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। तो आपको भी अच्छे से पता है कि ये ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद। जैन अवेस्ता भी प्राचीनतम ग्रंथ आता है, इसलिए इसने लिखा है कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। मतलब बहुत सारे और भी प्राचीनतम ग्रंथ है, जैसे जैन अवेस्ता है, और भी कई धर्मों के धार्मिक ग्रंथ सारे प्राचीनतम ही माने जाते हैं। ऋग्वेद की जैन अवेस्ता से तुलना की जाती है, मैं कभी आगे बताऊंगा कैसे की जाती है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं ये भी हम समझेंगे। मवेशी, घोड़े और रथों का क्या उपयोग था, ये भी हम हेडिंग अलग से लेंगे। ये लोगों की विशेषताएं बताने वाली बातें हैं। तो ये 4 टॉपिक जो है ये है वैदिक काल से रिलेटेड, वैदिक काल से संबंधित है। उसके बाद महापाषाणों की कहानी, और ये यहाँ तक महापाषाण, असमानताएं और कब्रगाहें, ये तीनों टॉपिक जो है ये है महापाषाण काल से संबंधित। महापाषाण काल और इनाम गांव, ये है ताम्रपाषाण काल। देखो महापाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और वैदिक काल, तो इस पूरे टॉपिक में 3 इतिहास के अध्यायों का मिश्रण हुआ है। कितने अध्याय लिए? 3 अध्याय लिए। वैदिक काल लिया है, महापाषाण काल लिया है, ताम्रपाषाण काल लिया है। इससे पहले का जो लेक्चर हमने पढ़ा था आरंभिक नगर, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता ली थी, और उससे पहले जो लेक्चर पढ़े थे उसमें पाषाण काल था। आप देख रहे हो कि हम वही ट्रेडिशनल हिस्ट्री रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने टॉपिक थोड़े से अलग करके दिए हैं। तो वैदिक काल की जानकारी आएगी, अभी महापाषाण काल की जानकारी आएगी और ताम्रपाषाण काल की जानकारी आएगी। 9 हेडिंग है टोटल, 9 हेडिंग हम अब एक एक को समझेंगे आगे, ठीक है। और उसके बाद कुछ चित्र हैं, ये ऋग्वेद की पांडुलिपि है, इसको भी समझेंगे। ये ताबूत समाधान है, इसको भी समझेंगे। ये एक भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां हैं, इसको भी समझेंगे, और पीछे कुछ प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। तो अब अपन शुरुआत करते हैं दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, हेडिंग नंबर 1 लेते हैं। आप क्या करना, आप अपने जो बुकलेट है उसमें लिख लेना, हेडिंग टॉपिक का नाम लिख लेना, 5वां अध्याय क्या बताती है हमें किताबें एवं कब्रें, और उसमें ये सारे पहले लिख लेना। साथ में लिखने के साथ में ये लिख लेना, ये वैदिक काल से रिलेटेड 4 टॉपिक, ये महापाषाण काल से रिलेटेड है, ये ताम्रपाषाण काल से रिलेटेड है। ये आप अपने शुरुआत कर लेना। शुरुआत करने के बाद में सेकंड पेज पे आओगे, तब आप पहली हेडिंग ये देना, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। हेडिंग देके उसके अंदर क्या लिखना है, अभी मैं वो सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। इसमें मैं एनसीईआरटी को भी ले रहा हूँ, इसमें मैं राजस्थान बोर्ड को भी ले रहा हूँ, इसमें एनसीईआरटी की अपर क्लासेस को भी ले रहा हूँ, इसमें और एडवांस चीज़ें भी मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और, पिछले वीडियो में एक बच्चों का डाउट था कि हड़प्पाकालीन सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो मैंने बताया था मोहनजोदड़ो का वृहद स्नानागार सबसे बड़ी इमारत है। कुछ किताबों में अन्नागार भी लिखा हुआ है, आप साइज़ अगर चेक करोगे तो अन्नागार काफ़ी छोटा था, करीबन 25 बाई 20 मीटर के आसपास था। स्नानागार
जो वृहद स्नानागार था ये 55 बाई 33 मीटर का था। आप साइज देख के खुद ही पता कर सकते हो। तो मैंने जो बताया था सही बताया, उसमें गलत नहीं है। और अगर कहीं आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, लेकिन आप अपनी हिसाब से गलती को मत सुधारना, क्योंकि मैंने बोला है तो निश्चित रूप से कुछ तर्क तथ्य के साथ ही बोला होगा। बाकी कुछ सेल खड़ी वगैरह ऐसे कुछ डाउट आ रहे थे, वो आप अपने स्तर पर सल्टा देना। मैंने जो बताया वो एकदम सही बताया, उसमें कोई करेक्शन नहीं। किसी किताब में क्या लिखा है वो मुझे मतलब नहीं, आप उसको काट के संशोधित कर देना किताब को। यहाँ मेरे लिखाए हुए को मत काटना आप, मैं आपको अभी बता देता हूँ। हाँ, कोई गलती हुई तो मैं अगले लेक्चर में खुद ही उसका संशोधन करवा दूंगा, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक हेडिंग नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए हेडिंग नंबर फर्स्ट के अंदर अपन जब आएंगे तो आपको क्या करना है, आपको दे देनी है हेडिंग। हेडिंग देने के बाद में आपको जो मैं लिखवा रहा हूँ ये चीज़ें आप भी साथ में है वो लिखते जाना, अच्छे से समझते जाना, ठीक है। तो प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, और किताब कौन सी है इसमें, ऋग्वेद। ऋग्वेद। अब देखिए ऋग्वेद के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, ऋग्वेद है क्या। देखो ऋग्वेद को जानने से पहले हम ये जानेंगे वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य का क्या मतलब है। वैदिक साहित्य का मतलब ये है कि जो हमें वैदिक काल की जानकारी देता है उसे हम वैदिक साहित्य कहते हैं। वैदिक शब्द जो है विद धातु से बना है। किस धातु से बना है, विद धातु से बना है, जिसका मतलब होता है ज्ञान, या यूं कहिए जानना। तो उन लोगों के बारे में जो हम जानते हैं, जो लोग इस काल में थे, वो साहित्य ही वैदिक साहित्य है। इस वैदिक साहित्य को बांटा जाता है दो भागों में। एक मंत्र साहित्य। कौन सा साहित्य, मंत्र साहित्य, जो मंत्रों के रूप में लिखा गया है, ठीक है। और दूसरा भाग है इसका ब्राह्मण साहित्य। कौन सा साहित्य, ब्राह्मण साहित्य। तो वैदिक साहित्य को हम कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं, मंत्र साहित्य और ब्राह्मण साहित्य, ठीक है। मंत्र साहित्य को हम पुनः चार भागों में बांट देते हैं। जो पद्य में लिखा गया हो, पद्य को ऋक कहा गया है। जो पद्य में लिखा गया हो, तो पद्य में लिखा गया हो उस ऋक कहते हैं, मतलब ऋग्वेद, ठीक है। जो गद्य में लिखा गया हो उसे यजुष कहते हैं। हालांकि यजुर्वेद साथ में पद्य में भी है। जो गद्य में लिखा गया हो उसे यजुष, यजुष से बना यजुर्वेद। जो गायन शैली में लिखा गया हो उसे कहा गया है सामवेद। सामवेद की अधिकांश मंत्र जो है, जो ऋचाएं हैं, ये ऋग्वेद से ली गई है, कुछ 75 को छोड़ के, बाकी ऑलमोस्ट सारी इधर से ली गई। तो एक प्रकार से ये भी पद्य ही है। तो ये तो था वेद त्रयी। इन तीनों को वेद त्रयी कहते हैं क्योंकि विशिष्ट शैलियों में लिखी गई है। चौथा वेद जो सबसे बाद में लिखा गया उसे हम कहते हैं अथर्ववेद। अथर्वावेद ऋषि द्वारा संकलित था। तो चार हो गए मंत्र साहित्य और तीन है हमारा ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में ब्राह्मण खुद, जिसमें आपने सुने होंगे ऋग्वेद के ब्राह्मण, जैसे ऐतरेय को सीतकी, ऐसे आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद, इनके सारों के बारे में डिटेल जानकारी यहाँ पे नहीं दूंगा क्योंकि एनसीईआरटी का चैप्टर ऋग्वेद की इर्द गिर्द ही है, तो मैं ऋग्वेद ही समझाने वाला हूँ। लेकिन ऋग्वेद को समझाने से पहले मैं ये थोड़ा सा बेसिक डिस्क्रिप्शन आप तक लाना चाह रहा था। तो वैदिक साहित्य के ये 7 भाग हो गए, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। मूल रूप से इनको बांटते हम दो भागों में, मंत्र साहित्य और ब्राह्मण साहित्य। आपने पढ़ा होगा कि उपनिषद को वेदांत कहते हैं। उपनिषद को क्या कहते हैं, वेदांत कहते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसको वेदांत भी कहा जाता है उपनिषद को। तो ये सारा का सारा क्या था, वैदिक साहित्य, जो कि पूर्व संस्कृत में लिखा गया है। पूर्वकालिक जो संस्कृत भाषा थी उसमें लिखा गया है, संस्कृत साहित्य में लिखा गया है। तो मंत्र साहित्य और ब्राह्मण साहित्य, ये 4 वेद आ जाएंगे इसमें, और ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आ जाता है। ये वैदिक साहित्य है।
अब बात ही आती है कि इस वैदिक साहित्य के अंदर सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है, ऋग्वेद। और इस वैदिक साहित्य के संबंध में हम कुछ और शब्द भी यहाँ पे ध्यान में रखने चाहिए। इसको वैदिक साहित्य को और बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है। इसको अपौरुष्य भी कहते हैं। अपौरुष्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी पुरुष द्वारा लिखा गया नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अपौरुष्य। मतलब ये माना जाता है कि सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने अपने शिष्यों को, ऋषि मुनियों को प्रवचन जो दिए थे, जो बातें बताई थी, वो ऋषि मुनियों तक आई। ऋषि मुनियों ने अपने शिष्यों को बताई, अपने शिष्यों ने उनके शिष्यों को बताई। ऐसे करते 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 यह साहित्य कंटिन्यू आगे बढ़ता गया। तो ये साहित्य मूल रूप से ईश्वर से शुरू हुआ है, इसलिए हम इसको ये कहते हैं कि यह आपके अपौरुष्य है, पहली चीज। दूसरी बात, इसे हम श्रुति साहित्य भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह आपके श्रुति मतलब सुनना, सुनकर आगे बढ़ा। मैंने बताया ना कि ब्रह्मा ने अपने शिष्यों को बताया, उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को बताया। ऐसे करते करते कई हजारों सालों तक यह आपके सुनने के माध्यम से ही आगे बढ़ा, लिखने के माध्यम से नहीं बढ़ा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? श्रुति साहित्य कहते हैं। और आपको पता होगा कि गुप्त काल में आते जाते जाते इसको लिखा गया था। इससे पहले तो यह केवल आपके श्रुति माध्यम से ही आगे बढ़ रहा था। तो अपौरुष्य कहते हैं, श्रुति कहते हैं। श्रुति के साथ नित्य भी कह सकते हैं। नित्य क्यों? क्योंकि निरंतर चला आ रहा था, अपने गुरु से शिष्य की तरफ, शिष्य से शिष्य की तरफ आ रहा था। इसे आपके संहिता भी कहते हैं, क्योंकि किसी एक ऋषि के मंत्र नहीं है इसमें भगवान के भी हैं, कई ऋषियों के मंत्र भी इसमें हैं। तो कई सारे मंत्रों का एक प्रकार से संकलन हुआ है, इसलिए इसको संहिता साहित्य भी कहते हैं। तो वेद, अपौरुष्य, श्रुति, संहिता, बहुत सारे इसके नाम हैं। इसके दो भाग हो जाते हैं, मंत्र साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, और उसमें ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती है। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ आपके वापस ऋग्वेद के ऊपर। इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लेना ऋग्वेद से पहले, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ ऋग्वेद के ऊपर। ऋग्वेद के ऊपर ही क्यों आ रहा हूँ? क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में ऋग्वेद ही है डिटेल से, तो मैं ऋग्वेद ही लूँगा। बाकी सारी चीज़ें लेने लग गया तो पूरा नहीं कर पाऊँगा इसको। 2 महीने वैदिक काल को, इतना बड़ा है वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वेद की बात करते हैं। एक पुस्तक है महाभाष्य। महाभाष्य किसका है? पतंजलि का महाभाष्य, के पाणिनि का महाभाष्य, पाणिनि का अष्टाध्यायी। महाभाष्य पुस्तक के अंदर ये लिखा है कि ऋग्वेद की कुल 21 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं बताइए? 21 शाखाएं। किस किताब ने? महाभाष्य ने। तो महाभाष्य ने ऋग्वेद की कुल आपके 21 शाखाएं बताइए। ध्यान रखना, इन 21 शाखाओं में से 5 शाखाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी? शाकल। कौन सी शाखा? शाकल शाखा, जिसे हम संप्रति भी कहते हैं। संप्रति शाखा। शाकल के अलावा वास्कल शाखा, इसके अलावा अश्वलायन शाखा, इसके अलावा संखायन शाखा, और इसके अलावा मांडुक्य शाखा। मांडुक्य शाखा। तो महाभाष्य ने जो 21 शाखाएं बताई, उनमें से 5 शाखाएं सबसे महत्वपूर्ण बताई है। शाकल, वास्कल, अश्वलायन, संखायन व मांडुक्य। अब देखना, इसमें से हमारे पास जो वर्तमान में अवेलेबल है, उपलब्ध है, वो कौन सी है? शाकल शाखा। ये है शाखा जिसको हम वर्तमान में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, इस शाकल शाखा को अगर आगे मैं और विभाजित करूं तो शाकल शाखा को पुनः यूं कहिए कि 10 मंडल में विभाजित किया गया है। कितने मंडल में? 10 मंडल में शाकल शाखा विभाजित हुई है। कितने मंडल में? 10 मंडल में। इसके कितने मंडल है? टोटल 10 मंडल है। तो हम कई बार पढ़ते हैं ना ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो क्या सर 10 मंडल है। अब देखिए, इसमें टोटल जो 10 मंडल है,
इस 10 मंडल में से मैं बेसिक जानकारी दूंगा आगे इसकी आपको। अब जो 10 मंडल है इसके बारे में आगे बताता हूं। इन मंडल के अंदर क्या है, इस मंडल के अंदर लिखे गए हैं सूक्त। सूक्त का मतलब क्या होता है? सूक्त का मतलब होता है जो अच्छे से उच्चारित किया जाता हो। सूक्त का मतलब क्या होता है? जो जिसका उच्चारण अच्छे से ढंग से किया जाता हो उसे सूक्त बोलते हैं। अब देखिए, सॉरी सु बड़ा होगा, सूक्त, सूक्त बोलते हैं। तो मंडल में सूक्त लिखे गए हैं। और सूक्त क्या होता है? तब आप कहोगे कि सूक्त के अंदर होते हैं मंत्र। मंत्र, मंत्र को हम ऋचा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋचा कहते हैं। अब देखिए, मिनिमम 3 मंत्र और अधिकतम 100 मंत्र। न्यूनतम कितने मंत्र? 3 और अधिकतम 100 मंत्र होते हैं, तब उससे क्या बनता है? सूक्त बनता है। सूक्त, मंडल और मंडल एक संहिता के रूप में इकट्ठे हो रखे हैं। ठीक है, ध्यान से समझते जाना। तो मंत्र क्या है? अब ये जो मंत्र है, इन अगर 3 मंत्र है मिनिमम या 100 मंत्र अधिकतम, तो इतने 3 मंत्रों का ये समूह क्या कहलाएगा? सूक्त। चाहे 80 मंत्रों का समूह, चाहे 99 मंत्रों का समूह, तो मंत्रों का समूह ही क्या कहलाता है? सूक्त कहलाता है। और ये सूक्त मंडलों के अंदर लिखे गए। टोटल मंडल कितने हो गए हैं? 10। पूछा जाए कि सूक्त कितने हैं, तो कहोगे 2 आंकड़े, 1028 या 1017। 17 क्यों? क्योंकि 11 सूक्त ऐसे हैं जो आपके 8वें मंडल के परिशिष्ट बाल खिल्य से संबंधित है, और ये हमें मिले नहीं। मिले भी है तो अप्रमाणिक है। अब अगर इन 11 को जोड़ दे, माने इंक्लूड करें, तो 1028 सूक्त होते हैं। अगर बाल खिल्य सूक्त को नहीं शामिल करें तो सूक्त कितने होते हैं? 1017। ठीक है, तो ये सूक्त कितने हो जाएंगे? 1028 सूक्त हो जाएंगे। और अगर बाल खिल्य को इंक्लूड ना करें तो 1017 हो जाते हैं। अब बात आती है इन सूक्तों में कुल मंत्र कितने हैं। तो अब देखिए, मंत्र का आंकड़ा भी यहाँ पे डबल आ जाएगा, क्योंकि 1028 और 1017 सूक्त है, तो सीधी सी बात है, इनमें गड़बड़ आ जाती है। तो मंत्रों का आंकड़ा भी यहाँ पे डबल आ जाता है। एक आंकड़ा आएगा 10,580 का, और एक आंकड़ा आएगा 10,552 का। अब अगर ये कंडीशन है, 1028 वाला मान है तो ये सेट बैठेगा, 1017 का मानेंगे तो फिर आपकी ये सेट बैठ जाएगा। 10,580 और 10,552 ये आंकड़ा है आपके यहाँ पे। हालांकि इतना जल्द कोई सामान्य पूछते, इतना कोई परीक्षा में गलत करवाने की दृष्टिकोण से पूछा भी नहीं जाता। तो मंत्र कितने हैं, तब आप कहोगे कि अगर 3 मंत्र है मिनिमम या अधिकतम 100 मंत्र हैं तो उसको हम सूक्त कहेंगे। टोटल मंत्रों की संख्या बता दी मैंने। सूक्त 1028 है। अगर इसमें से 11 जो बाल खिल्ले वाले निकाल दे हम, तो 11 जैसे बाल खिल्ले के निकालते हैं तो पीछे 1017 बचते हैं। और ये सूक्त कितने मंडल में संकलित है या समाहित है, तो आप कहोगे ये टोटल आपकी कितने मंडल में समाहित है? 10 मंडल में समाहित है। ठीक है, अब देखिए, अब जो पहला मंडल है, ये मंडल आपके 3 देवता। अच्छा, इससे भी पहली एक और महत्वपूर्ण बात हम भूल गए बताना, अभी बता देते हैं। अब जो ये सूक्त है यहाँ पे, ये जो मंत्र है, इन मंत्रों में क्या लिखा गया है? इसमें देवी व देवताओं की प्रार्थनाएं, स्तुतियां हैं। प्रार्थना कहो चाहे स्तुति कहो, क्या है? देवी देवताओं की प्रार्थनाएं हैं, मतलब भक्ति भाव है पूरा। कौन सा भाव है? भक्ति भाव है। इन गीत को गाया भी जा सकता है। तो इस पूरे के पूरे ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, इन मंत्रों का विषय क्या है? देवी देवताओं की प्रार्थनाएं, अर्थात स्तुतियाँ, और यूँ कह सकते हैं कि भक्ति भाव से ओतप्रोत हैं ये सारे के सारे मंत्र। और अब देखिए, तो देवी देवताओं से रिलेटेड है। अब जहाँ तक देवी देवताओं की बात आती है, तो सबसे पहला जो मंडल है, इसमें अग्नि, इंद्र क्रमशः और सोम, कोई युद्ध के देवता, अग्नि आग के देवता, और सोम जो थे वो आपके सोम रस पेय पदार्थ के देवता माने गए हैं। आगे इसके बारे में और डिटेल आएगी। तो इन तीनों के बारे में है। दूसरे से लेकर और 7वें
के जो भी मंडल है इसे हम ऋषि मंडल कहते हैं। ऋषि मंडल कहो या इसको गोत्र मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोत्र मंडल। क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी न किसी गोत्र से संबंधित है ये। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे गोत्र के नाम यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे दूसरा क्रमवार लिखता हूँ। दूसरा जो मंडल है ये ऋषि ग्रोत्समंद से संबंधित है। तीसरा मंडल जो है ये विश्वामित्र से संबंधित है, ऋषि विश्वामित्र से संबंधित है। चौथा जो मंडल है ये ऋषि वाम से संबंधित है। पांचवा मंडल ऋषि अत्रि से संबंधित है। छठा मंडल ऋषि भारद्वाज से संबंधित है और सातवां मंडल ऋषि वशिष्ठ से संबंधित है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो दूसरे से लेकर सातवां मंडल जो है ये आपके 6 ऋषियों से रिलेटेड है, इसलिए इसको ऋषि मंडल भी कहते हैं। ये गोत्र भी है तो इसको गोत्र मंडल भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। आठवां मंडल जो है ये कण्व ऋषि को समर्पित है, ठीक है। 9वें में इतना कुछ विशिष्ट नहीं है। और 10वां जो मंडल है इसमें आपने संवाद पढ़े होंगे। यहाँ 3 संवाद है और एक साथ साथ में पुरुष सूक्त भी है, जिसमें पहली बार आपको पता होगा कि किसका जिक्र हुआ है, वर्ण व्यवस्था का, ठीक है। ये 10वां मंडल है। बाकी ज़्यादा मैं यहाँ पे बताऊँगा नहीं आपको, क्योंकि इसकी अपनी सीमाएं हैं। इसको एक्सप्लेन करना शुरू करूँ तो 2-3-4 घंटे लग जाए, पता ही नहीं चले, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। तो मंडल हो गया, सूक्त हो गया, मंत्र ऋचाएं हो गई। अब ये जो मंडल है ये मंडल टोटल 10 हो गए। 10 में से 10वें मंडल में 3 संवाद है। कौन से? मैं आगे बता रहा हूँ। 8वां मंडल कण्व ऋषि को समर्पित है। दूसरे से लेकर 7वें तक जो है ये ग्रोत्समंद, विश्वामित्र, वाम, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ से रिलेटेड है। पहले में आपके अग्नि, इंद्र और सोम की बातें की गई है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो तीसरा मंडल है विश्वामित्र का, इस मंडल के अंदर 2 बातें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझनी भी चाहिए। इस एनसीईआरटी ने भी लिखा है। इस मंडल में विश्वामित्र ने सतलज और व्यास, सतलज और व्यास 2 नदियां हैं और इन नदियों को 2 देवियां मानकर इनसे संवाद किया है। तो अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि ऋग्वेद के किस मंडल में ऋषि विश्वामित्र ने सतलज और व्यास नदियों को देवियां मानकर उनसे संवाद किया है, तो आपका उत्तर क्या होगा? तीसरा मंडल। कौन सा मंडल? तीसरा मंडल। अच्छा, मैं आगे की स्लाइड में इनमें कुछ संवाद हुए हैं वो मैं बता ही देता हूं, ताकि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि आप इसको अच्छे से जमा के सेट करके, केवल लिखना ही नहीं है बल्कि इसको याद भी करना है, ठीक है। अब देखिए ऋग्वेद के अंदर कौन कौन से मुख्य मुख्य संवाद है वो आपको बताना जरूरी है, मैं बता ही देता हूँ साथ में, ठीक है। पहला मंडल जो है इसमें लोपामुद्रा और अगस्त ऋषि का संवाद है। वह अगस्त्य ऋषि का संवाद है। तीसरा मंडल जो है इसमें विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र व सतलज व व्यास नदियां, सतलज व व्यास नदियों को इन्होंने देवियां माना है, देवियों का संवाद है, ठीक है। पूरा संवाद एनसीईआरटी ने लिखा है तीसरे मंडल के अंदर, ठीक है। पहले मंडल में लोपामुद्रा हो गया और 10वें मंडल में 3 बड़े महत्वपूर्ण संवाद है। एक एक के बारे में बताता हूं। एक है यम यम्मी का संवाद। यम और यम्मी ये भाई और बहन थे ऐसा माना गया है, और कहते हैं कि यम्मी और यम दोनों भाई बहन थे, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में ऐसा कहा गया है कि यम्मी ने यम को शादी का प्रस्ताव रख दिया था। तो बहन भाई के बीच में विवाह का प्रस्ताव यहाँ रखा गया, इसलिए कई बाद के इतिहासकारों ने इसको बिल्कुल कपोल काल्पनिक बताया और वैदिक साहित्य को कलंकित करने का एक कुत्सित प्रयास बताया है।
तो यम यमी संवाद के बारे में बताया गया। यम यमी भाई बहन थे और विश्वशान के संतान थे, विश्वशान की संतान थे। तो विश्वशान की संतान थे यम यमी, और कहते हैं कि यम ने यमी से शादी का प्रस्ताव रखा था। लेकिन बाद की इतिहासकार इसको है वो एक प्रकार से बिल्कुल कपोल कल्पित कुत्सित प्रयास बताते, कहते हैं कि एक प्रकार से उसको वैदिक साहित्य के ऊपर कलंक लगाने का कार्य किया है। दूसरा जो है इसमें संवाद वो है इंद्र व इंद्राणी का। इंद्रपति, इंद्र आपको पता ही है युद्ध के देवता थे, वर्षा के देवता, और इंद्राणी इनकी पत्नी थी। इंद्राणी के लिए कई और नामों का यूज भी किया गया। ये पुलोमा की बेटी थी इंद्राणी, पुलोमा की बेटी थी, इसलिए इसको पुलोमी भी कहते हैं, पुलोमी कहते हैं। इसके अलावा इसको सुचि भी कहा जाता है, मतलब सची भी कहा जाता है, पुलमोजा भी कहा जाता है। तो इंद्र व इंद्राणी के बीच का संवाद जो है वो भी इसमें लिखा गया है। इसके अलावा 10वें मंडल के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद है उर्वशी व पुरुरवा का। पुरुरवा ये संवाद ऋग्वेद का सबसे पुराना संवाद है, उर्वशी पुरुरवा संवाद। इसकी कहानी मैं आपको छोटी सी बताता हूँ, आप इसको ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए और आपको जानना भी चाहिए ये उर्वशी पुरुरवा संवाद। देखिए, इसको बताने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये संवाद ऋग्वेद की 10वें मंडल के अलावा ये शतपथ ब्राह्मण में भी है। इसके अलावा यह संवाद जो है शतपथ ब्राह्मण के अलावा ये महाभारत में भी मिलता है। शतपथ इसके अलावा ये महाभारत में भी मिलता है। त्रेता युग का संवाद है ये। इसके अलावा यह कालिदास के नाटक विक्रमोर्वशीय में भी है। तो कालिदास 3 जगह इसका उल्लेख प्राप्त होता है हमें, और भी जगह होगा। शतपथ में 3 क्या 4 हो गए, 3, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में। देखो, पुरुरवा कौन थे? माना जाता है कि चंद्रवंश ही पहले शासक थे, चंद्रवंशी क्षत्रिय पहले शासक थे, ये पहले शासक थे पुरुरवा। ठीक है, पुरु पर्वत पर जन्म हुआ था इसलिए उनको पुरुरवा कहते हैं। उर्वशी कौन थी? तो उर्वशी थी अप्सरा, जो इंद्र के राज दरबार में शोभित थी, इंद्र के दरबार में रहती थी। उर्वशी के बारे में कहानी प्रचलित है कि जब नर और नारायण बद्रीनाथ के अंदर तपस्या में लीन थे, मेडिटेशन में थे, ध्यान अवस्था में थे, तो कहते हैं कि भगवान इंद्र को लगा कि इस तपस्या के से ये ऐसे कुछ मनोवांछित फल प्राप्त कर लेंगे, कई सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे, तो निश्चित रूप से इंद्र को कुछ लॉस होता। तो इंद्र ने सोचा कि नर नारायण की तपस्या को अगर मैं भंग कर दूंगा तो निश्चित रूप से उनको फायदा, उनको सिद्धियां नहीं मिल पाएगी। और तब कहते हैं कि भगवान इंद्र ने 2 अप्सराओं को भेजा नर नारायण को डिस्टर्ब करने के लिए, उनमें खलल पैदा करने के लिए। नर नारायण की तपस्या में खलल तो पैदा नहीं हुआ, लेकिन नर नारायण ने उसके बाद एक नई अप्सरा बना दी और उस अप्सरा को भेज दिया इंद्र के दरबार में। वो सबसे खूबसूरत अप्सरा, लावण्य से, रूप लावण्य से, यूं कहिए आकर्षण से, हर मामले में सबसे खूबसूरत अप्सरा बना के भेज दी इंद्र के दरबार में, और उस अप्सरा को हम कहते हैं उर्वशी। तो इस उर्वशी और पुरुरवा की ये कहानी प्रचलित है कि पुरुरवा में, देखो कहानियां बहुत सारी प्रचलित है, लेकिन सामान्य मैं बता देता हूँ। पुरुरवा और उर्वशी को प्रेम हो गया था एक दूसरे से। पुरुरवा और उर्वशी से शादी करना चाहते थे। विवाह से पूर्व कहते हैं कि उर्वशी ने पुरुरवा से 2 शर्तें रखी थी। एक तो ये कि मेरे जो मवेशी हैं उनकी आप रक्षा करोगे, पुरुरवा को कहा, और दूसरा ये कि मैं आपको कभी नग्न अवस्था में देखना नहीं चाहती, नंगा नहीं देखना चाहती, धूप में, प्रकाश वगैरह में, अंधेरे में तो पता नहीं चलता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, दोनों शर्तें पुरुरवा ने स्वीकार कर ली। और फिर कहते हैं कि इंद्र को ये बात जची नहीं, इंद्र उर्वशी को वापस वहाँ लाना चाहते थे।
और उर्वशी का पहले अपहरण भी हुआ था और कहते हैं पुरूरवा ने उर्वशी को छुड़ाया था और उसके बाद प्रेम हुआ। बहुत सारी कहानियाँ मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। फिर कहते हैं कि इंद्र ने किसी को भेजा उस मवेशियों को उठाने के लिए और कहते हैं कि जब मवेशियों को ले जा रहे थे तो उर्वशी ने कहा पुरूरवा को कि भाई वो मवेशियों को ले जा रहे हैं, आप अपनी शर्त को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तभी पुरूरवा गुस्से में आ जाते हैं, तेज में आ जाते हैं और वो जो है वो रात को अंधेरे में ही बिना कपड़ों के भाग लेते हैं और फिर प्रकाश डाला जाता है इंद्र के द्वारा, तो ये नग्न दिख जाते हैं अप्सरा को, उर्वशी को, और कहते हैं कि उर्वशी पुनः एक प्रकार से पुरूरवा को छोड़ के वापस इंद्र के दरबार में चली जाती है और फिर पुरूरवा तड़पते ही रहते हैं। ऐसी कुछ कहानी जो है वो दंत कथाओं के रूप में प्रचलित है। तो पुरूरवा और उर्वशी का जो ये पूरा संवाद है ये इसके अंदर लिखा गया है। ये ऋग्वेद की पहली कहानी है, एक प्रकार से ऋग्वेद का पहला संवाद है जो यहाँ पे लिखा गया है। त्रेता युग की बात है। उसके बाद में राजा रवि वर्मा ने पुरूरवा और उर्वशी का एक बहुत बढ़िया चित्र भी बनाया था। किसने? राजा रवि वर्मा ने, राजा रवि वर्मा ने। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहता हूँ कि क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी, बताना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर उर्वशी और पुरूरवा के संबंध में बाद में डी कोसांबी ने रिसर्च किया। आप भी सोच रहे होंगे सर छठी क्लास में कहाँ रिसर्च बता रहे हो? क्लास छठी है लेकिन मेरे लिए इतिहास है और मैं इतिहास में आऊँगा फिर मुझे छठी सातवीं याद आती नहीं है। वर्ष 1851 के अंदर डी कोसांबी ने ऋग्वेद की कुल 18 ऋचाएं का रोमन में अनुवाद किया, अनुवाद करके प्रकाशित करवाई। कितनी ऋचाओं को? 18 ऋचाओं को, जो इस विवाद से संबंधित थी, संवाद से संबंधित थी। और इन 18 ऋचाओं का अनुवाद करवाने के बाद इन्होंने एक किताब लिखी, माइथ, मिथ एंड रियलिटी। मिथ एंड रियलिटी पुस्तक किसकी है? डी कोसांबी की है। और इस किताब के अंदर जो दूसरा अध्याय था वो यही था, उर्वशी पुरूरवा, उर्वशी और पुरूरवा। और सबसे खास बात क्या थी देखिए, इस किताब की जो भूमिका लिखी गई डी कोसांबी ने, वो भूमिका कालिदास की विक्रम उर्वशी नाटक के ऊपर लिखी गई, विक्रमोर्वशीय नाटक के ऊपर लिखी गई। और सबसे खास बात क्या थी कि डी कोसांबी ने, दामोदर धर्मेंद्र कोसांबी ने, डी कोसांबी ने इस पूरी कहानी को कपोल कल्पित बताया और उन्होंने ये कहा है कि पुरूरवा और उर्वशी का जो ये संवाद है ये दरअसल मिसगाइडेड है, लोगों ने गलत तरीके से इसकी व्याख्या की है। इन्होंने ये कहा कि पुरूरवा कुछ नहीं थे, यह पूर्व वैदिक काल के अंदर कबीलाई समाज के एक पुजारी थे और उर्वशी उस पुजारी की पत्नी थी। तो इस पुजारी और इस पत्नी के बीच की ये कहानी थी जिसको इन्होंने इस प्रकार से इंद्र नर नारायण पता नहीं कहाँ से जोड़ जोड़ के इसको लिखा था। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं था। ऐसा डी कोसांबी ने सारी चीज़ों का खंडन किया है और इस पुस्तक के अंदर मिथ एंड रियलिटी पुस्तक के अंदर। तो ये संवाद थे इसके, याद रख लेना आप। 3 संवाद 10वें मंडल में है, एक उधर और एक तीसरे मंडल में, ठीक है। तो मैं वापस ला रहा हूँ आपको इस ऋग्वेद के ऊपर। तो ये था ऋग्वेद का पूरा मैटर। आप उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और देख लीजिए महाभाष्य में 21 शाखाएं बताई है और पतंजलि का है भाई ये, ठीक है। महाभाष्य में 21 शाखाएं बताइए, 5 शाखाएं महत्वपूर्ण है। शाकल हमारे पास है, इसमें 10 मंडल है, 10 के मैंने नाम बता दिए, ये बता दिया। और इस मंडलों में सूक्त होते हैं, सूक्तों की संख्या बता दी। सूक्त का मतलब होता है जो अच्छे से बोला जा सके। सूक्तों में मंत्र होते हैं, कितने मंत्र होते हैं? मिनिमम 3, मैक्सिमम 100, इतने टोटल मंत्र हैं। मंत्रों की विषय वस्तु है और इनमें क्या क्या संवाद थे, ये सारी चीजें हमने देख ली। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका भी ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या था हमारा। ये हो गया इतिहास, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। और दूसरा पॉइंट भी साथ में ले लिया कि इतिहास का ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, उसको मैं आगे उस चित्र में लाऊंगा। अब आता है इसका अगला पॉइंट कि मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? तो
तो अध्ययन करने के लिए ये सारी चीज़ें थी, वापस वही चीज़ें आएगी। ऋग्वेद के अध्ययन की ही बातें थी ये सारी की सारी, कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, मंडल के तरीक़ों से करते हैं, सूक्त से करते हैं, मंत्रों से करते हैं और संहिताओं से करते हैं। इस प्रकार से पूरा का पूरा सिस्टम था, ये उसका अध्ययन नहीं था। ठीक है, तो ये 2 हेडिंग्स अपने देख ली। अब आता हूँ मैं तीसरी हेडिंग के ऊपर, मवेशी, घोड़े और रथ। ठीक है, अब देखिए मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी, घोड़े व रथ। आप हेडिंग दे देना, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, मैं एक एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय भी युद्ध होते थे, और युद्ध के कारण क्या थे। युद्ध का कारण आपके एक तो उपजाऊ ज़मीन होती थी, उपजाऊ ज़मीन जो फसलें दे, तो उस उपजाऊ ज़मीन को हासिल करने के लिए भी ये लोग युद्ध कर लेते थे। इसके अलावा युद्ध का कारण जल भी होता था, कि जल का स्रोत नज़दीक होता था तो उसको पाना भी उनका एक प्रकार से उद्देश्य होता था। इसके अलावा चारागाह भूमि जो होती थी वो भी एक प्रकार से युद्ध का कारण होती थी। इसके अलावा कई बार मवेशी भी युद्ध का कारण बन जाते थे। तो ये युद्ध के 4 कारण होते थे इनके। दूसरी बात, जैसे युद्ध हो जाता था तो उसके बाद ये लोग क्या करते थे, जो भी मवेशी थे वो लूट लेते थे, मवेशी ले जाते थे, ये लोग मवेशी ले जाते थे। साथ में इसके अलावा जो भी उनको दौलत मिलती थी वो दौलत पूरी ले लेते थे, और इस दौलत को क्या करते थे, धन दौलत जो भी थी उसको ले लेते थे और दौलत का वितरण कर देते थे। किसको देते थे, देखो आम जनता में बांटते थे, आम जनता में। इसके अलावा जो भी एक प्रकार से जो पुरोहित थे उनको दे देते थे। इसके अलावा वो यज्ञ में भी उस दौलत का उपयोग लेते थे। इसके अलावा सैनिक जो भी थे उनमें भी ये लोग वो धन बांट देते थे। तो दौलत और मवेशी ले जाते थे। इसके अलावा युद्ध में घोड़ों का बहुत उपयोग होता था। जितने भी घोड़े होते थे ये एक प्रकार से रथ हाँकने से लेकर और युद्ध लड़ने में काम आते थे। इसके अलावा युद्ध में मुख्य रूप से अधिकांशतः पुरुष वर्ग ही भाग लेता था, पुरुष वर्ग ही भाग लेता था, महिला नहीं लेती थी। हालांकि कुछ एक उदाहरण है, बाकी पुरुष वर्ग ही भाग लेता था। ठीक है, ये कुछ 4-5 बिंदु थे मवेशी, रथ और इसमें घोड़ों में, जो कि कुछ एनसीईआरटी ने लिखे हैं। कुछ इतना है नहीं इसमें कि स्थायी सेना जो थी वो तो होती नहीं थी इनके अंदर, स्थायी सेना नहीं थी। कुछ पॉइंट है, ध्यान रखना। कई बार क्या होता है ना कि परीक्षाओं में छोटा मोटा पॉइंट आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही है या नहीं है, तो हमारे लिए थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। स्थायी सेना नहीं होती थी, स्थायी सेना नहीं थी इनकी इस समय। ठीक है, तो इस पूरी हेडिंग में ये 5 बिंदु महत्वपूर्ण थे आपके मवेशी, घोड़े और रथ में। क्या क्या बिंदु थे कि उपजाऊ जमीन, जल, चारागाह, मवेशियों के लिए युद्ध होते थे। ठीक है, युद्ध के बाद मवेशी ले जाते थे, दौलत ले जाते थे, दौलत इनमें वितरित कर दी जाती थी। घोड़ों का युद्ध में उपयोग होता था, चाहे रथ हाँकना हो, चाहे सवारी करना हो। युद्ध में पुरुष लोग भाग लेते थे और युद्ध में स्थायी सेना का अभाव था। ये इसकी तीसरी हेडिंग थी ये। ठीक है, अब बात आती है चौथी हेडिंग के ऊपर। देखो पहली दूसरी कर ली, तीसरी होगी चौथी हेडिंग कि लोगों की विशिष्टता बताने वाले शब्द। ये भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोगों की विशिष्टता बताने वाले कौन से शब्द थे। इसमें कुछ नहीं किया इन्होंने, विभाजन किया है। इन्होंने कहा है कि इस समय जो समाज था कई भागों में विभक्त था। कैसे था मैं बताता हूँ। कर्म के आधार पे, कर्म के आधार पर जो ये यज्ञ कर्म कांड का काम करते थे वो ब्राह्मण थे। इसके अलावा वो सारे लोग जो एक प्रकार से युद्ध वगैरह में ज़्यादा भाग लेते थे वो राजन्य था। देखो ये राजन्य वो राजा नहीं होते थे जो मतलब उसका उत्तराधिकारी राजा होगा या फिर उसके पास बड़े बड़े महल भवन होंगे या उसके पास दास होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये राजन्य वो थे जो जनरली युद्ध लड़ने का काम करते थे, और ये ऐसे लोग थे जो आपके कर्मकांड वगैरह, यज्ञ वगैरह का संपादन करते थे। तो अब देखिए कर्म के आधार पर विभाजन था। दूसरा जो है ये विभाजन कर्म के अलावा, इसके अलावा दूसरा विभाजन भाषा के आधार पर भी था। तो भाषा के आधार पे जो विभाजन था इसको अपन कई बार आर्य अनार्य भी बोल देते हैं और दास भी बोल देते हैं। जो लोग संस्कृत बोलते थे वो सारे आर्य थे
और जो संस्कृत नहीं बोलते थे वो अनार्य थे, इनको दास दस्यु भी कहा जाता है। इसके दास दस्यु में भी बहुत सारा डिफरेंस है जिसको अपन आगे कभी पढ़ेंगे। तो भाषा के आधार पर भी इनका एक प्रकार से विभाजन हुआ था। तो कर्म के आधार पर विभाजन था, भाषा के आधार पर विभाजन था। इसके अलावा कुछ और भी विभाजन थे। समुदाय के आधार पर भी विभाजन थे, समुदाय, परिवार और निवास, इसके आधार पर भी विभाजन हो रखा था। ठीक है, तो इसमें फिर कोई ज़्यादा बड़ा विभाजन नहीं था, अमीर गरीब वाला विभाजन था। इसके अलावा यहाँ पे फिर जन विष ये विभाजन आएगा। ये अगले अध्याय में, ये अलग से पूरा टॉपिक है, तो इस विभाजन को मैं अलग टॉपिक में और लूँगा। तो यहाँ पे इस हेडिंग में यही दो चीज़ें थी, कर्म के आधार पर विभाजन, भाषा के आधार पर विभाजन, समुदाय, परिवार और निवास के आधार पर विभाजन। ये चीज़ें इसमें थी तीसरी चौथी हेडिंग के अंदर। ठीक है, अब ये 4 हेडिंग्स पूरी हो जाती है। वैदिक काल में इन्होंने इतना ही दिया था। अब मैं महापाषाण काल पे आता हूँ और आपको ये 2 हेडिंग एक साथ समझाता हूँ, ये दोनों हेडिंग। ठीक है, अब ये दोनों हेडिंग हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पे। कारण ये है कि इसमें पूरा महापाषाण काल कवर हुआ है। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की और लोगों की, ये 3 टॉपिक एक साथ आ जाएंगे यहाँ पे। ये 3 हेडिंग्स में अभी आपके एक साथ लेता हूँ। ठीक है, महापाषाण, महापाषाण अंग्रेजी में कहें मेगालिथिक। ये शब्द पहली बार दिया था 1849 में, 1849 के अंदर ये शब्द पहली बार दिया था हर्बट ने। अब देखिए, हर्बट के द्वारा ये शब्द दिया गया था, ये शब्द पहली बार आया था। महापाषाण है क्या? महापाषाण का मतलब हो गया बड़े पत्थर। महापाषाण का क्या मतलब हो गया? बड़े पत्थर। और सबसे खास बात ये थी कि यूरोप से लेकर एशिया से लेकर हर महाद्वीप में महापाषाण के हमें साक्ष्य अवशेष मिले हैं। अब देखिए, महापाषाण का यहाँ जो साक्ष्य अवशेष मिले हैं, इनकी खास बात क्या है कि देखो, है कुछ नहीं, ये बड़े पत्थर हैं और इन बड़े पत्थरों के साथ में कब्रें बनी हुई है, लाश रखी जाती थी, वो कब्रें बनी हुई है। ठीक है, अब बड़े पत्थरों के साथ में जो कब्र बनी हुई है, इसको ही हम क्या कहते हैं? महापाषाण कहते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना। महापाषाण क्यों? ये बड़ा पत्थर है और साथ में कब्र बनी हुई है। इस कब्र में क्या क्या चीजें होती थी? कब्र में एक तो कंकाल तंत्र होता था और इसके अलावा कई प्रकार के बर्तन, इसके अलावा कई प्रकार के औजार और कई प्रकार के पशुओं के एक प्रकार से साक्ष्य भी होते थे। तो ये कब्रों के अंदर होता था। ये है महापाषाण। अब बात आती है कि महापाषाण के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? तो इस महापाषाण के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? अमेरिका, यूरोप और भारत, हर जगह से प्राप्त हुए। अब बात आती भारत में कहाँ से मिले? तो भारत में ये दक्षिणी भारत में सबसे अधिक मिले। कहाँ मिले? दक्षिणी भारत में, कर्नाटक के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, केरल के अंदर, यहाँ से बहुत मिले हैं। इसके अलावा कहाँ से मिले? हमें कश्मीर से भी प्राप्त हुए हैं। और कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हम कहेंगे हमें उत्तर पूर्वी भारत से भी प्राप्त हुए हैं। ये 3 मुख्य स्थान है जहाँ से हमें कुछ अभी हाल ही में हमें उत्तर प्रदेश से भी कुछ ऐसे महापाषाण है वो प्राप्त हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि दक्षिण भारत, कश्मीर और उत्तर पूर्वी भारत से हमें कई प्रकार के ऐसे महापाषाण मिले हैं जिसमें बड़े पत्थर और साथ में क्या होती थी? कब्रें होती थी। बड़े पत्थर भी बिल्कुल तराशे हुए होते थे। ऐसा नहीं था कि ऐसे ही उबड़ खाबड़ पत्थर डाल दिए, नहीं, बिल्कुल तराशे हुए पत्थर होते थे यहाँ पे। और जो बर्तन वगैरह होते थे ये बिल्कुल ब्लैक एंड रेड वेयर होते थे, काले व लाल प्रकार के मृद भांड होते थे, मिले हैं हमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर मिली है। किसके अंदर? इन कब्रों के अंदर। तो महापाषाण काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए, कुछ चीज़ें जो है, सबसे खास बात क्या थी कि अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ इस कब्र में होता क्या क्या था।
तो कहाँ से मिली है ये देख लिया, पहली बार शब्द कब आया ये देख लिया, है क्या ये देख लिया। अब एक कब्र मिली, उसमें क्या क्या मिला, तो देखिए एक कब्र में क्या क्या होता था। एक तो ये महापाषाण होते थे, बड़े बड़े पाषाण तरासे हुए, ऐसा नहीं कि बिना तरासे हुए, तरासे हुए महापाषाण। इसके अलावा मृदभांड होते थे। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर थे अधिकांश। इसके अलावा क्या था, इसके अलावा कई प्रकार के औजार होते थे। ये औजार तांबे लोहे के भी बने होते थे, लोहे के औजार, लोहे के औजार। लोहे के औजार। इसके अलावा आभूषण, महिला है तो महिलाओं के आभूषण, पुरुष है तो पुरुष के आभूषण। आभूषण भी कई सोने के बने भी थे, चांदी के तांबे के भी थे, पत्थरों के भी थे। ये सारी की सारी चीजें थी। इसके अलावा क्या था, इसके अलावा अनाज भी होता था साथ में खाने पीने के लिए, कुछ पशुओं के साक्ष्य भी साथ में होते थे। ये सारी चीजें जो है वो इस पाषाण महापाषाण के अंदर होती थी। अब हमें कुछ ऐसे महापाषाण मिले हैं जो मतलब सामाजिक असमानता को भी दिखाते हैं। जैसे व्हीलर ने, अलग स्लाइड पे ले रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। व्हीलर ने ब्रह्मगिरी के अंदर, ब्रह्मगिरी है कर्नाटक में, ब्रह्मगिरी कहाँ है, कर्नाटक में। अब कर्नाटक के ब्रह्मगिरी में व्हीलर ने एक ऐसा महापाषाण खोजा था, महापाषाण। अब देखिए इस महापाषाण की खास बात यह थी कि यहां से व्हीलर को 33 सोने के एक प्रकार से आभूषण कह दो वो मिले, और भी बहुत सारी सामग्री मिली। देखो 33 सोने के आभूषण मिले हैं, किसको, व्हीलर को 33 सोने के आभूषण मन के थे, साथ साथ में कुछ शंख भी थे। इतना कुछ सामग्री मिली। और पास में एक और कंकाल मिला है, महापाषाण कब्र मिली, और इस कब्र में केवल और केवल मिट्टी के बर्तन ही थे और कुछ नहीं था, मिट्टी के बर्तन ही थे और कुछ भी नहीं था। तो अब इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने जब दो कब्रें देखी, जिसमें एक में 33 सोने के मन के और शंख है और दूसरे में केवल और केवल आपके मिट्टी के बर्तन ही मिले, तब पुरातत्वविदों ने ये कहा कि निश्चित रूप से यहाँ पर गरीब अमीर लोग होंगे, क्योंकि ये लोग, ये जिसकी कब्र होगी डेफिनेटली अमीर व्यक्ति होगा, और ये जिसकी भी कब्र होगी ये गरीब व्यक्ति होगा। तो इस प्रकार की सामाजिक असमानता का भी आभास हो जाता है। किसका, सामाजिक असमानता का आभास हो जाता है, असमानता का आभास हो जाता है कि यहाँ पर सामाजिक असमानता रही होगी निश्चित रूप से, इसलिए इन्होंने ऐसा बोला। ठीक है, तो पूछा है कि सामाजिक असमानता थी इस समय, बिल्कुल थी। कुछ कब्रों में है वो इस प्रकार से बहुत सारे आभूषण मिले, तो कुछ कब्रों में केवल और केवल मिट्टी के बर्तन ही मिले हैं। एक ऐसी कब्र भी मिली है जिसमें एक से अधिक कंकाल थे, एक से अधिक कंकाल थे, तो एकाधिक कंकाल। तो इससे इन्होंने, पुरातत्वविदों ने यह अनुमान लगाया है कि इस समय क्या होता होगा, एक व्यक्ति की कब्र बनी परिवार के, उसके बाद में जैसे जैसे उसके परिवार में और व्यक्तियों की भविष्य में जब भी 20 साल 30 साल बाद मृत्यु हुई, तो उस मृत्यु के बाद उसी कब्र के अंदर उसको दफना दिया गया, दूसरे व्यक्ति को भी। तो उसके लिए वो पैट होल, एक होल बना देते थे कब्र में, मैं आगे समझाऊंगा आपको, और उसी कब्र में दफना देते थे। तो एक ही कब्र में एक से अधिक लोगों के कंकाल मिलना इस बात का संकेत है कि वहां पर निश्चित रूप से परिवार के परिवार एक साथ है वो दफनाए जाते होंगे। ये बात थी इसमें। ठीक है, तो देखिए महापाषाणों की कहानी में मैंने जो कहानी बताई ये आप लिख लेना, कौन सी, ये पॉइंट लिख लेना पूरा, ये पॉइंट, ये पूरी की पूरी बातें लिख लेना। और दूसरा क्या लिखोगे आप कि लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। कैसे पता करते थे, तब आप कहोगे कि ब्रह्मगिरी में 2 कब्रें खोजी व्हीलर ने, एक कब्र में आपके 33 मन के
सोने के मिले हैं, शंख भी मिला है, बहुत सारी सामग्री मिली, जबकि दूसरी कब्र में केवल मृद भांडी मिले। इस आधार पर कहा जाता है कि उस समय सामाजिक असमानता रही होगी। और 7वां बिंदु है, क्या कुछ कब्रगाह खास परिवारों के लिए थी? तब आप कहना कि यहाँ से ऐसी कई कब्रगाह मिली जब एक ही कब्रगाह के अंदर कई मानव के कंकाल तंत्र हमें प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि कई खास परिवारों को वहाँ पर दफनाया गया होगा। ये बात भी आप बढ़िया तरीके से ध्यान रखना। अब अपन लास्ट हेडिंग पे आते हैं, 8वीं और 9वीं हेडिंग, जो कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनाम गांव की एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव, उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आनंद भी आ रहा होगा। इनाम गांव, देखो इनाम गांव कहाँ पे है? तो आप कहोगे महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इनाम गांव भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। और भीमा नदी घाटी जो है, भीमा नदी की एक सहायक नदी है। भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के किनारे पर अवस्थित है। के किनारे पर अवस्थित। ठीक है, ये है हमारा इनाम गांव। पहली बात, महाराष्ट्र में भीमा नदी की सहायक नदी। अब बात आती है कि ये नगर क्यों चर्चित है? तो हम कहेंगे ये नगर ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। ताम्रपाषाण काल का क्या मतलब है? ताम्रपाषाण काल का मतलब ये है कि ऐसा नगर जिसमें पाषाण के साथ साथ तांबे के साक्ष्य भी मिले हो। ताम्रपाषाण कालीन एक नगर जो कि किलेबंद नगर आप कह सकते हो, चारों तरफ खाई बनी हुई किलेबंद नगर, किलेबंद व खाई युक्त नगर, खाई बनी हुई चारों तरफ। तो एक ऐसा नगर जो किस काल का था? ताम्रपाषाण काल का। अब बात आती है कि इसकी खोज किसने की? खोज की जहाँ तक बात आएगी तो अब देखिए यहाँ पर एक ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट का मैं नाम बताऊंगा जो भारत का सबसे बेस्ट आर्कियोलॉजिस्ट रहा है, M.K. धावलीकर। M.K. धावलीकर ने, किसने? M.K. धावलीकर। टोटल 13 सेशन चलाए। 13 सेशन का मतलब 13 बार वहां पर जाकर खुदाई की। 1968 से लेकर 1983 के बीच में टोटल 13 बार उन्होंने खुदाई की धावलीकर ने, तब जाके इनाम गांव का वो पूरा पता लगा सके थे। इनके बाद में H.D. सांकलिया ने इनका साथ दिया था और अंसारी भी साथ में जुड़े थे, लेकिन मैन कौन थे? धावलीकर। 1968 से 83 के बीच में धावलीकर ने जो है वो इन नगर की, इनाम गांव की खोज की थी। ठीक है, ये तथ्य दिमाग में रखना, याद रखना इसको, M. धावलीकर को। अब बात ये आती है कि ऐसा क्या है इनाम गांव में जो हमें याद करना पड़ रहा है? ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें याद करनी पड़ रही है? ठीक है, यहाँ पर लोगों का जो व्यापार था वो इम्पोर्टेंट है। लोगों का जो व्यापार था वो आपके कपड़ों से लेकर, विभिन्न प्रकार के उद्योगों से लेकर, लोहे से लेकर, पत्थरों से लेकर, कृषि से लेकर, छोटे मोटे बहुत सारे व्यापारिक कार्य यहाँ के लोग करते थे। हमें हर प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कृषि भी अत्याधुनिक थी। नहर व बांध के साक्ष्य भी यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। तो नहरों व बांधों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे एक प्रकार से व्यापार के साक्ष्य भी हमारे को यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे और क्या मिला है? तो यहाँ पे और जहाँ तक बात है, कई कब्रें यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। अच्छा, एक कब्रों का मैं पॉइंट बताना भूल गया आपको। महापाषाण में एक पॉइंट में और लिखवाना चाह रहा हूँ आपको, याद रखना कि भारत के अंदर सबसे अधिक महापाषाण कालीन स्थल कौन से क्षेत्र से मिले हैं? जूना पानी से मिले हैं, महाराष्ट्र के अंदर है। तो सबसे ज़्यादा महापाषाण साक्ष्य सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र से मिले हैं? जूना पानी, महाराष्ट्र से। ये पॉइंट ऐड कर देना, भूल गया था, अभी याद आया। तो अब मैं वापस इस पॉइंट पे आ रहा हूँ। यहाँ से हमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं।
अब यहाँ से हमें एक ऐसा कंकाल तंत्र मिला है, एक ऐसे वयस्क व्यक्ति को सीधा लिटाने का कंकाल तंत्र मिला जिसका सिर उत्तर में है और पांव दक्षिण में है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एक वयस्क व्यक्ति मिला है, व्यक्ति का कंकाल प्राप्त हुआ यहाँ से सीधा लिटा हुआ, सीधा लिटा हुआ है, जिसके सिर उत्तर में है, सिर है वो नॉर्थ में है और पांव आपके अपने आप ही हो गए कहाँ पे, दक्षिण के अंदर। इस प्रकार का एक साक्ष्य मिला है। और इस खास बात ये थी कि इस व्यक्ति को घर के अंदर ही दफना दिया गया है, घर के अंदर ही दफना दिया गया है, अंदर ही दफना दिया गया। और इसके साथ में, इस व्यक्ति के साथ में और क्या क्या चीज़ें ऐड कर दी इन्होंने, तो बहुत सारे बर्तन हैं, बर्तन बहुत सारे ऐड किए जाते थे। उनको लगता था कि मृत्यु के बाद भी उनको यूँ कहिए कि काफ़ी कुछ चीज़ें चाहिए होगी। साथ में एक अनाज का पूरा गोदाम है, पास में ही अनाज का गोदाम भी मिला है यहाँ पे एक, ठीक है। तो एक ऐसी कब्र भी मिली है। एक सबसे महत्वपूर्ण कब्र यहाँ मिली है, उसके बारे में यहाँ जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कौन सी कब्र मिली है, तो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे एक 5 कमरों का मकान मिला है। ये इस पूरे इनाम गांव का सबसे बड़ा मकान है, 5 कमरों का मकान है। और इस मकान के आंगन में एक 4 पायों का एक संदूक मिली है, 4 पायों की संदूक मिली है, पायों की संदूक है, पेटी है। और इस संदूक के अंदर एक कब्र प्राप्त हुई है, कब्र है इस संदूक के अंदर। अब कब्र को उस कंकाल तंत्र को संदूक के अंदर डाल दिया है, तो फिर हुआ क्या कि वो पैर मुड़ गए, इसके पैर मुड़े हुए हैं इसके। ऐसा माना जाता है कि यह इस पूरे गांव का मालिक होगा, ऐसा माना जाता है कि गांव का मालिक होगा, इसलिए इतना बड़ा घर होगा। एक यहाँ पे अनाज का गोदाम भी है, अनाज का एक बड़ा गोदाम भी है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें इस 5 मंजिले मकान से हमें प्राप्त होती है। इसको मकान का मालिक मान लिया गया है। तो ये इनाम गांव था, थोड़ा सा ध्यान रखना इसको, ठीक है। ताम्रपाषाण कालीन स्थल वगैरह स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और अपन ऐड कर सकते हैं, यहाँ से हमें कई प्रकार के खाद्यान्न के साक्ष्य भी प्राप्त हुए, जैसे गेहूँ। देखिए खाद्यान्न के साक्ष्य यहाँ सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए। कौन कौन से, देखो एक तो आप लिख लो गेहूँ, गेहूँ के अलावा आप लिखना जौ, चावल, इसके अलावा दाल, बाजरा, ठीक है। इसके अलावा मटर, तिल, ये सारे के सारे अनाज जो है वो इस इनाम गांव से हमें प्राप्त हुए। इसके अलावा पशुओं की जहाँ तक बात है तो गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी और इसके अलावा घड़ियाल भी मिले हैं। इसके अलावा बहुत सारे आपके मछलियों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें इनाम गांव से हमें प्राप्त होती है। तो ये इनाम गांव को आप देख लो बढ़िया तरीके से। तो इसमें देखो विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, ये कौन सी कब्र है, ये विशिष्ट व्यक्ति की 5 मंजिले भवन वाले व्यक्ति की कब्र देख लेना। और साथ में काम धंधे क्या थे ये मैंने बता दिया। ये टॉपिक पूरा हो जाता है, इसकी 9 की 9 हेडिंग हो जाती है। अब कुछ चित्र ले लेते हैं जो आपको समझने थे। ये रहे, ये है ऋग्वेद की पांडुलिपि, जो कि बहुत कोई अलग से नहीं है, अपन ने पहले ही पढ़ रखी है। एक लेक्चर फर्स्ट में जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको बता दी थी, उसमें मैंने क्या क्या बताया था, कुछ चीज़ें मैं वापस बता देता हूँ। देखो ऋग्वेद की जो पांडुलिपियाँ मिली हैं, ये पांडुलिपियाँ हमें कहाँ से मिली है, कुछ पांडुलिपियाँ कश्मीर से मिली है, कुछ पांडुलिपियाँ राजपुताना से मिली है, राजपुताना, कुछ पांडुलिपियाँ मध्य प्रांत से प्राप्त हुई है, मध्य प्रांत से प्राप्त। पांडुलिपियाँ किसके ऊपर लिखी जाती थी, तो मैंने आपको बताया था भोज के वृक्ष के ऊपर लिखी जाती थी, छाल के ऊपर लिखी जाती थी। इसके अलावा इन पांडुलिपियों को खोजने का काम किसने किया था, तो बूहलर ने किया था। साथ में
किलोन ने भी किया था। ये मुख्य थे जिन्होंने इन पांडुलिपियों की खोज का काम किया था। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि इसकी 30 पांडुलिपियाँ, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, 30 पांडुलिपियाँ वर्तमान में भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट में पड़ी है। भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना, महाराष्ट्र, यहाँ है। और इनको मैंने आपको बताया था कि यूनेस्को ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ रजिस्ट्रार में भी, वर्ल्ड मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में भी शामिल किया है। मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्ट्रार 30 पांडुलिपियों को शामिल किया था वर्ष 2007 में। पिछली बार शायद मैंने सन नहीं बताया था, तो इसको आप देख लेना, याद कर लेना। ये ऋग्वेद की पांडुलिपि किससे बनी थी, कैसे बनी थी, इसका मैंने पहले लेक्चर में बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया था। ठीक है, अब है ये ताबूत समाधान, इसको थोड़ा सा समझ लो। ताबूत समाधान क्या होता है? ताबूत को इंग्लिश में कहते हैं सिस्ट। सिस्ट समाधान है। देखिए ये एक होल देखना आप अच्छे से, ये एक होल आप देख पा रहे होंगे, ये छेद है, ये इसे पिट होल कहते हैं। ठीक है, मैं समझाता हूं ये है क्या। ये देखिए क्या होता था, जैसे मान लो ये धरातल है, ये धरातल है। अब ये लोग क्या करते थे, ऐसे पत्थर लगा देते थे बड़े बड़े, और उनके ऊपर एक ऊपर पत्थर लगा देते थे। ठीक है, और इस प्रकार से एक मेज बन जाती थी, और यहाँ पे ये वो कब्र बना देते थे, सामग्री वगैरह जो थी वो यहाँ सब डाल देते थे। ऐसा कैसा ये लोग धरातल के अंदर भी बना देते थे, कई बार ऊपर बनती थी, कई बार बाहर बना देते थे, और यहाँ पे कब्र लगा देते थे। ठीक है, तो अब देखिए ये दो टाइप की होगी कब्रें, धरातल के ऊपर हो सकती थी या धरातल के बाहर हो सकती थी। अब जो धरातल के ऊपर बनी जाती थी उसे डालमेन कहते थे। क्या कहते थे? डालमेन। कर्नाटक में, तमिलनाडु में खूब मिली है। और जो धरातल के नीचे बनाई जाती थी उसे कहते थे सिस्ट या ताबूत समाधान। ताबूत समाधान, बस इतनी सी बात ही। ताबूत समाधान धरातल के अंदर होते थे, और डोलेमन जो थे वो आपके धरातल के बाहर होते थे। ये ऊपर एक प्रकार से बड़ा पत्थर लगा दिया जाता था, जैसे कैप स्टोन, कैप यानी टोपी, स्टोन यानी पत्थर, कैप स्टोन कहा जाता था। और साइड में जो ये बड़े पत्थर लगाए जाते थे इन्हें ऑर्थोस्टेटस बोलते थे। ऑर्थोस्टेटस, स्टेटस लगाते हैं ना फेसबुक वगैरह पे, वो स्टेटस। तो ऑर्थोस्टेटस होते थे खड़े पत्थर, और ऊपर लगा दिया जाता था एक आपके कैप स्टोन। ठीक है, और देखिए ये होते थे पिट होल। इसका काम क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक ही समाधि ताबूत के अंदर बहुत सारे लोगों की कब्रें मिली है, तो इसमें ये लोग क्या करते थे, एक व्यक्ति को दफना दिया, उसके बाद में जब किसी घर के किसी और सदस्य की 40 साल 50 साल बाद मौत हुई, तो फिर इस पिट होल के जरिए ये लोग अंदर घुसते थे और दूसरा भी साथ में ले जाके दफना देते थे। तो पिट होल ताबूत समाधान में बनाए जाते थे, और इस पिट होल में क्या करते थे, वो एक प्रकार से यूं कहिए कि समय समय पर एक ही परिवार के लोगों को दफना दिया जाता था। ऐसे विशिष्ट परिवार होते होंगे। तो ये है आपके महापाषाण काल की समाधियाँ। तो कुछ समाधियाँ ऐसी थी जिसमें आपके यूं कहिए कि कक्ष होते थे बने हुए, कक्ष कुछ ऐसे थे जिसमें कक्ष बने हुए नहीं थे। कुछ ऐसी समाधियाँ भी थी जो आपके गुफाओं में बनी हुई होती थी। आपको क्या याद रखना है, आपको खाली इतना याद रखना है कि महापाषाण काल के अंदर जितनी भी समाधियाँ हैं वो टोटल 3 टाइप की है। कितने टाइप की है? 3 टाइप की। तो आप कहो पूछोगे कौन सी 3 टाइप की, तब आपको उत्तर बताना। पहली ऐसी समाधियाँ जो आपके कब्र के साथ में कक्ष भी होते थे, डोलोमाइन और ताबूत वाली हो जाएगी। दूसरी होती थी जिसमें कक्ष होते नहीं थे। तीसरा होता था जो गुफाओं में बनाए जाते थे। ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना, सामान्य चीज़ें हैं, देख लेना। ठीक है, और उसके बाद आता है आपके भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ। इंटरेस्टिंग कहानी है, थोड़ा समझा देता हूँ, समझ जाना उसको। देखो ये आपको पता होगा कि लेखन कला का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ? लेखन कला का विकास सबसे पहले हुआ था चीन में। कहाँ पे हुआ था? चीन में। चीन के अंदर क्या होता था, जो राजा लोग थे, चीन के राजा भारतीय ऋग्वेदिक राजाओं जैसे नहीं थे। चीन के राजा ऐशो आराम में महलों में रहने वाले राजा हुआ करते थे। ये राजा लोग क्या करते थे, ये राजा लोग जो लिपिक होते थे, जो क्लर्क होते थे,
उन लिपिकों को हड्डियों के ऊपर प्रश्न लिखवाते थे। कैसे? ये हड्डी है ना, इसके ऊपर कैसे लिखवाते थे कि युद्ध में जीत होगी कि नहीं होगी, अगली बार जो हमारे जो ऋतु है, वर्षा ऋतु आने वाली, कैसी होने वाली है, आक्रमण अब कब होगा, ऐसे सवालात इसके ऊपर लगा देते थे। किससे लिखवाते थे? लिपिकों से। किसके ऊपर? हड्डियों के ऊपर। फिर क्या करते थे? इन हड्डियों को आग में डाल देते थे। हड्डियों को किस में डाल देते थे? आग में। उसके बाद हड्डियां चटक जाती थी, टूट जाती थी। फिर क्या करते थे? इन टूटी हुई हड्डियों की, टूटी हुई जो हड्डियां थी, इन हड्डियों को दिया जाता था ज्योतिषी को, भविष्यकर्ताओं, देखने वालों को, और भविष्य देखा जाता था। तो इसलिए कहते हैं कि इन हड्डियों को क्या कहते थे? भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां। ये हड्डियों का विकास चीन में हुआ था। राजा लोग लिपिकों से लिखवाते थे, आग में डालते थे, टूट जाती थी। उसके बाद में इन टूटी हड्डियों के ऊपर भविष्यवेता जो होते थे उनसे भविष्य दिखवाते थे और इस प्रकार से भविष्यवाणी करवाते थे। ये था इसका लास्ट पॉइंट। लास्ट में सवाल है, देख लेना। सूक्त क्या होते थे? तो कैसा अच्छी तरह से बोला गया हो। रथ क्या थे? तो युद्ध में प्रयोग किए जाते थे। यज्ञ क्या थे? अनुष्ठान थे। महापाषाण क्या थे? सजाए हुए पत्र थे। और दास गुलाम हो गए। ठीक है, के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। किसके लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था? अब आपको भरना है यहाँ पे। महापाषाण पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? कब्रों में कि दक्षिण भारत में? जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान का काम करते थे। कौन करते थे? देख लेना। पोर्ट होल का इस्तेमाल कहाँ पे होता था? मैंने बता दिया। इनाम गांव के लोग क्या खाते थे? ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न है, कोई ज़्यादा बड़े हार्ड वर्ड है नहीं। वेद क्या था? प्रार्थनाएं क्या है? भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल और लोहा। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमने नहीं समझा हो। ये आज का चैप्टर था। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो आएगा हमारे राजा, राज्य एक और प्राचीन गणतंत्र। ये टॉपिक जो है ये है पूरा महाजनपद काल का टॉपिक है और नेक्स्ट टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक एक दिन छोड़ के उसके बाद आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से मस्त होकर पढ़ रहे होंगे। धन्यवाद।